हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टी.एस. इलियट के परंपरा की अवधारणा, परंपरा का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। ये हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र मतलब पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, और उसका ये पार्ट 6 है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद ये जो चैप्टर है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत ये खत्म हो जाएगा। हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो ऑफिशियल सिलेबस के अनुरूप देख रहे हैं, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैं लाने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले मैंने इस जो चैप्टर है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, इसमें 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्लेलिस्ट है JSSC CGL हिंदी पेपर 2 करके, इसमें लगभग अभी आपको 15 से 16 वीडियो, 18 वीडियो शायद मिल जाएंगे, तो आप इनको जाकर चेक कर लोगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो कहानी आपके सिलेबस में दी गई है, जैसे मधुआ हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया, जो उसके बाद नीलम देश की राज्य कन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, उसके बाद वापसी, उसके बाद अभिशप्त, तो ये जो कहानियां हैं उसके PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं एक साथ ही, तो आप उनको पढ़ लोगे, क्योंकि कहानियों को आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। किसी और के द्वारा यदि इसे पढ़ाया जाए तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी जो कहानी है उसको मैं जो उसके जो क्रक्स होगा, उसका जो सारांश होगा, उसको मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। उसके बाद एक और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, झारखंड करंट अफेयर। ये जो झारखंड करंट अफेयर है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जनवरी से लेके जो अभी तक है उसका सारा का करंट अफेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस जो सारे PDFs है उनको डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ये आप इसको ज्वाइन कर लोगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे झारखंड दरोगा मेंस के एग्जाम में कैसे पूछे गए थे हिंदी के पेपर 2 में, तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा, झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इनको चेक कर लोगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं कि जो हमारा T.S. इलियट है उनका जो जीवन परिचय है उससे थोड़ा सा पहले रूबरू हो लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि इनका जन्म जो हुआ था वो सेंट लुइस अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो बाद में नागरिकता थी वो कहाँ की थी? तो वो लंदन के मतलब इंग्लैंड के वासी हो गए थे। इनका जो शिक्षा हुआ था वो पेरिस और लंदन में हुआ था, लेकिन ये नागरिक कहाँ के बन गए थे बाद में? तो ये इंग्लैंड के नागरिक बन गए थे। इन्होंने PhD जो फिलॉसफी है वो कहाँ से की थी? तो वो हार्वर्ड से की थी। ये जो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये मॉडर्निज्म आंदोलन से संबंधित है, आधुनिकतावाद। ठीक है, इन्हें प्राइज भी मिला है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 1948 ईस्वी में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इन्हें 1948 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। इनके कुछ सिद्धांत हैं जिनमें से एक को हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगला वीडियो आएगा तो ये हम इसमें करेंगे परंपरा का अवधारणा, मतलब परंपरा का जो सिद्धांत है उसको हम करेंगे। उसके बाद इनका वस्तुनिष्ठ सहसंबंध समीकरण, ठीक है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत ये है, और तीसरा इनका सिद्धांत है निवैरितिकता का सिद्धांत। तो ये 3 जो सिद्धांत है इनको हमको पढ़ने हैं। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? तो आज परंपरा की इनकी अवधारणा है उसको पढ़ेंगे। डन, एजरा पाउंड और फ्रांसीसी प्रतिवादी कवि लफोर्ज, ठीक है, इनसे ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किनसे प्रभावित है? तो याद रखें, डन, एजरा पाउंड और फिर लफोर्ज। हार्वर्ड में इन्होंने संस्कृत की भी शिक्षा ली थी, और उसके बाद पाली भाषा में भी इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जान लेने की इनकी बेसिक्स आपको आवश्यकता थी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने कई सारे किताब लिखी। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म में जो किताब लिखी, आलोचना के क्षेत्र में जो ऐसे लिखे, जो निबंध लिखे, उनके जो क्रम है वो इस प्रकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जो आपको याद रखना है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यही जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पोएट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश मैथमेटिक पोएट, उसके बाद फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, सैक्रेड वुड, ये आप याद रखें। द यूजेज ऑफ पोएट्री एंड द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद वन पोएट्री एंड पोएट्स, ये आप याद रखोगे। उसके बाद इन्होंने 5 नाटकें लिखी, ये भी आप याद रख सकते हो कि जैसे पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शन देके कि इनमें से कौन जो है T.S. इलियट के द्वारा लिखे गया नाटक नहीं है। तो ये आप याद रखो कि मर्डर इन द कैथेड्रल,
मदर इंडिया कैथल, जिसपे फिल्म बन चुकी है, तो मदर इंडिया कैथल को याद रख लोगे। उसके बाद फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द फाउंडेशन क्लॉक, उसके बाद द एडल्ट स्टेट्समैन। तो ये उनकी 5 कहानियां हैं, इनको आप याद रख लोगे। उसके बाद कुछ उनका जो इम्पोर्टेंट बात है कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जो पहला उनका काव्य संग्रह था, पहला कलेक्शन ऑफ पोएम था, वो क्या था, प्रूफ एंड द अदर ऑब्जेक्शन, जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। लेकिन उनको वास्तविक जो ख्याति प्राप्त हुई तो वो द वेस्ट लैंड से प्राप्त हुई, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, द वेस्ट लैंड। ठीक है, तो वो जो द प्रूफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 4 क्वार्टर्स, द बेस्ट लैंड, ये उनकी कुछ और काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखनी है। जो टी.एस. इलियट है, ये आधुनिक काल में पाश्चात्य समीक्षकों में, पाश्चात्य साहित्य का जो सिद्धांत देने वाले हैं समीक्षकों में, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। ठीक है, इन्हें 1948 में, जैसा कि मैंने बता भी दिया है, कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, इसमें जो साहित्य की आधारभूत जो समस्याएं थी, मौलिक जो समस्याएं थी, उन पर प्रभावी ढंग से विचार अपना रखा था। टी.एस. इलियट जो है वो 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि और आलोचक रहे थे। वो अंग्रेजी कविता के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। इलियट जो है वो अंग्रेजी जो स्वच्छंदवाद था, स्वच्छंदवाद जो इससे पहले भी मैंने बता दिया था, ब्रेथवर्ड का जो सिद्धांत है, काव्य भाषा सिद्धांत, स्वच्छंदवाद, इस स्वच्छंदवाद के जो कवि थे ब्रेथवर्ड्स, कॉलरिज, ये इनकी जो काव्य संबंधित अवधारणाएं थी, उनको ये विरोध थे, मतलब स्वच्छंदवाद के ये विरोधी थे। ये आप याद रख लोगे। टी.एस. इलियट ने अंग्रेजी कविता आलोचना में आधुनिकता का पथ प्रदर्शन किया था। ठीक है, उन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, इनका सबका पूर्व मूल्यांकन किया था। इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई थी, इनके द्वारा जो ड्रामा लिखे गए थे, इन सबों का इन्होंने पूर्ण मूल्यांकन किया। बड़े अच्छे तरीके से इनका मूल्यांकन टी.एस. इलियट ने किया था। जो सबसे पहले इनकी जो अवधारणा आती है वो परंपरा की अवधारणा आती है, और उनके अन्य आयाम क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो टी.एस. इलियट ने परंपरा को आधुनिकता का संदर्भ में रखकर देखा है। टी.एस. इलियट जो है वो परंपरा का सीधा सा मतलब है कि जो पिछली पीढ़ी से चलती आ रही जो हमारे जो रिचुअल्स है उनको परंपरा बोलते हैं। परंपरा का कतई ये मतलब नहीं होता है कि रूढ़िवादी, जैसे कि सती प्रथा, ये सब परंपरा का मतलब नहीं होता है। उसका मूल्यांकन किया। टी.एस. इलियट की परंपरा का अवधारणा जानने से पहले परंपरा का सामान्य अर्थ को समझिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि परंपरा वास्तव में एक समाजशास्त्री पद है। सामान्य रूप से जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय होता है कि अतीत से चली आ रही प्रथाएं, रीति रिवाज, किंतु किसी भी अर्थ में परंपरा से तात्पर्य यह नहीं होता कि वो रूढ़ियों से नहीं होता। हमारा अर्थ है कि लंबे समय से जो हम व्यवहार में करते आ रहे हैं वही हमारी परंपरा है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम रूढ़ी हो जाए, जैसे सती प्रथा हो जाए, विधवा विवाह जो हो गया वो निषेध था, तो ये सब परंपराएं नहीं होती, ये रूढ़ियाँ होती है। तो परंपरा का मतलब रूढ़ी नहीं है, ये आप याद रखोगे। भारतीय समाज शास्त्र में श्यामचरण दुबे लिखते हैं कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतरता बनी रहती है। परंपरा ये है, भूतकाल से चली आ रही है, वर्तमान में भी वह प्रासंगिक रहती है और वो भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी, ये नित्य चली आती रहती है, यही परंपरा कहलाती है। इसका मतलब कतई ही रूढ़िवादी नहीं होता है, ये याद रखोगे आप। इसका अभिप्राय यह बनता है कि अतीत में कोई स्थित इकाई नहीं है, अपितु इसमें निरंतरता बनी रहती है, और इसी निरंतरता के कारण परंपरा में जड़ता नहीं आती है। ठीक है, परंपरा में जड़ता नहीं आती है और वो अतीत तथा वर्तमान दोनों से जुड़ी हुई रहती है। तो ये परंपरा को अवधारणा जो है उनको हमने समझा। इसका एक पक्ष यह भी है कि परंपरा को न तो रूढ़ी मतलब नकारात्मक पथ कहा जा सकता है और न ही वर्तमान से अलग पृथक माना जा सकता है। इसी बात को टी.एस. इलियट ने समझाते हुए कहते हैं कि परंपरा का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है, महान है। इसके सबसे पहले इतिहास बोध शामिल है। जो परंपरा है उसके लिए सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होना चाहिए। जब आप इतिहास की जानकारी नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी परंपराएं क्या है। तो इतिहास बोध एक दृष्टि निहित रहती है जो न केवल अतीत के अतीत्व की अपितु ही वर्तमान की भी अभिव्यक्ति करती है। जो परंपरा है, यदि आप परंपराओं को जानेंगे, इतिहास बोध को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल अतीत ही नहीं, ये वर्तमान से भी मिली हुई रहती है, ये वर्तमान की भी अभिव्यक्ति करती है, वर्तमान को भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, टी.एस. इलियट के इस कथन का अभिप्राय यह है कि परंपरा न केवल एक निश्चित उद्देश्य है,
अपितु इसका एक बड़ा लक्ष्य होता है। इतिहास बोध से जुड़े होते हैं परंपरा। जब इतिहास बोध का अध्ययन किया जाता है तब न केवल इतिहास से ऐतिहासिक घटनाक्रम अर्थात अस्तित्व की चर्चा है, अपितु इसकी वर्तमानता की भी चर्चा होती है। जब आप इतिहास में किसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे वर्तमान को आप जोड़ते हैं, तो यही जो वर्तमान से जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो परंपराएं हैं वो कैसे चली आ रही हैं। परंपरा के संदर्भ में टी.एस. इलियट की मान्यताएं कई आयाम है, जिसमें पुराने और नए रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, साहित्यकारों का मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत प्रतिभा मतलब इंडिविजुअल टैलेंट के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण शामिल है। टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा का आयाम यह है कि इसमें कई सारे चीज़ें शामिल है। पहली तो इसमें पुरानी और नई रचनाएं का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद जो साहित्यकारों का मूल्यांकन होना चाहिए, उसके बाद इंडिविजुअल टैलेंट होना चाहिए। इन सब का विश्लेषण वो परंपरा के आधार पर ही करते हैं। अब जो इनका सिद्धांत है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, प्रतिभा एंड व्यक्तिगत प्रतिभा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो टी.एस. इलियट ने इनका जो महत्वपूर्ण लेख है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें बहुचर्चित लेख में परंपरा की अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया है। इसमें आपको विस्तार रूप से उन्होंने चर्चा की है कि परंपरा आखिर है क्या और ये कैसे मानव जीवन को प्रभावित करती है, पास्ट से कैसे जुड़ी होती है, वर्तमान से कैसे जुड़ा होता है भविष्य। इसके साथ ही रचना की व्यक्तिगत प्रतिभा का भी रचनाशीलता में योगदान होता है, इसका भी इन्होंने विस्तृत विवेचन इस जो बुक है इसमें किया है। इसमें एक बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो कि परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा नाम का जो लेख है इनका, जो ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, ये 3 खंडों में है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखोगे कि जो बुक है वो कितने खंडों में है, तो 3 खंडों में है। पहला खंड में कहा गया है कि परंपरा की व्याख्या की गई है कि आखिर परंपरा है क्या। दूसरा जो खंड है इसमें ईमानदार आलोचना मतलब ऑनेस्ट जो क्रिटिसिज्म है उस पर बात की गई। उसके बाद संवेदनशील प्रशंसा पे बात की गई है। जब आप क्रिटिसिज्म करें, जब भी आप किसी लेखक की आलोचना करें, जब आप किसी बुक की आलोचना करें तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी आपकी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आप बायस्ड हो जाएं, ठीक है। तो वो और उसमें आपकी संवेदनशीलता भी दिखनी चाहिए। इस पे दूसरा भाग में चर्चा की गई है। तीसरे भाग में सारांश है जो कि अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें कवि और कविता के जो सरोकारों हैं उसका सूत्रात्मक विवेचन किया गया है। इनकी जो लेख है परंपरा एवं व्यक्तिगत प्रतिभा, ये इतना चर्चित हुआ कि हिंदी आलोचना में भी परंपरा एवं के संदर्भ में कई मानदंड प्रमाणित किए गए, जैसे कि अज्ञेय का चरित्र निबंध जो है रूढ़ी और मौलिकता, ये जो है टी.एस. इलियट का जो निबंध परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा है इनसे ही लिया गया है, ठीक है। इन्होंने इसी से कंटेंट को लेके इसका मतलब मान लो कि आप हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है, ने केवल स्पष्ट करने का प्रयास किया है बल्कि उसे भावानुवाद भी किया है। मतलब इसके जो भाव हैं प्रतिभा एंड व्यक्तिगत प्रतिभा और परंपरा जो है उसका भाव जो है उसको भी उन्होंने रूढ़ी और मौलिकता में लिखा है। किसने, तो अज्ञेय ने लिखा है, सच्चिदानंद हरियानंद अज्ञेय, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इलियट का यह लेख न केवल साहित्यिक विवर्ष में अत्यधिक चर्चित है अपितु पाश्चात्य चिंतन में इलियट के योगदान एक महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। ये काफी चर्चित लेख है। जैसा कि प्रायः साहित्य विमर्श में आलोचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि किसी रचना को समकालीन रूप से प्रासंगिक सिद्ध न करके उसे कमतर महत्व का साबित करने के लिए उसका आसान रास्ता होता है कि उसे परंपरावादी सिद्ध कर देना। आप जब आलोचना पढ़ोगे, किसी बुक की आलोचना, किसी राइटर की आलोचना के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये सामान्यतः देखा जाता है कि जब किसी राइटर को आपको नीचा दिखाना हो, किसी राइटर को आपको कमतर दिखाना हो कि वो उसकी टैलेंट जो है वो उसमें कम टैलेंट है, तो उसे सीधा कह देते हो कि ये परंपरावादी है, ये जो इन्होंने जो लेख लिखा है ये परंपरावादी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, परंपरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये टी.एस. इलियट का कहना है, ना कि आप परंपरावादी सिद्ध करके उसके जो वैल्यू है उसको कम कर दोगे। लेकिन ऐसा ही सामान्यतः किया जाता था ये जो सिद्धांत है उसको आने से पहले तक। जैसे आप नॉर्मल जीवन में भी देखते होगे कि जो कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं यूज करता होगा तो उसे आप कहते हो कि ये परंपरावादी है, या फिर कोई रिचुअल्स को भी लेके आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी आलोचना की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए इलियट कहते हैं कि प्रायः हम यह कहते हैं कि
किसी के यहाँ परंपरा का अभाव देखा गया है। यह नहीं कह सकते कि किसी रचना काल में कोई विशेष परंपरा दिखाई देती है या कोई परंपरा पाई जाती है। कभी कभी यह कहा जाता है कि कोई पारंपरिक है अथवा अत्यधिक पारंपरिक है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी की पारंपरिक कहना एक निंदात्मक टिप्पणी है। जो ये सिद्धांत है, इससे आने से पहले जो परंपरा कह देना, परंपरावादी किसी को कह देना, रूढ़िवादी किसी को कह देना, ये उन्हें निंदा परक होता है। मतलब उन्हें आप नीचा दिखा रहे हो, इस कारण से ये शब्द आप उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस राइटर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये टी.एस. इलियट का कहना है। इसका आशय है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के दौर में परंपरा को सार्थकता सीमित हो गई है। जो अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें ऐसी हो गई है कि परंपरा आज यदि आप इस पे बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप पारंपरिक हैं, मतलब आप उतना आपका वैल्यू नहीं है, आप पारंपरिक चीज़ों को लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। किंतु जब हम परंपरा का सही संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो परंपरा अप्रासंगिक नहीं अपितु उपयोगी और मूल्यवान बन जाती है। बाकी हम आगे जो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर टी.एस. इलियट जो है वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। इलियट का मानना है कि आलोचना वैसे ही अपरिहार्य है जैसी हमारी सांस है। किसी भी बुक की आलोचना वैसे ही अभिप्राय है जिस प्रकार मनुष्य के लिए सांस है। ठीक है, जैसे जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, इसमें विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, आप जानते हैं। तो उसी तरह से जो आलोचना है, किसी बुक की आलोचना की जानी चाहिए, तभी उस राइटर को जो गुण है, उसके अवगुण है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमें कोई भी पुस्तक पढ़ते समय जो अनुभूति होती है उसको व्यक्त करने के लिए हमारा मस्तिष्क आलोचनात्मक विवेक से काम करता है। ऐसी स्थिति में हम कवि की व्यक्तित्व विशेषता को ध्यान में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि इलियट इस स्थिति में कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा की बात करते हैं, किंतु यह व्यक्तिगत प्रतिभा जो होता है कवि के पूर्ववर्ती कवि से तुलनात्मक के बाद ही पता चलता है। उनका कहना है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो, जब भी आप कोई उपन्यास पढ़ते हो, तो वो आपके मन पे एक जो आपको जो मस्तिष्क होता है, आपकी जो विवेक शक्ति होती है, वो आपकी आलोचनात्मक विवेक काम करता है। आप उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो खूबियां हैं, उस पे आप सोचने लगते हो। इससे आपके जो कवि की व्यक्तित्व होती है, कवि का क्या व्यक्तित्व हो, जैसे आप नमक का दरोगा पढ़ रहे हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रेमचंद्र का क्या व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये ऐसी होनी चाहिए। यदि आप आलोचनात्मक विवेक करते हो तो आपकी जो प्रवृत्ति हो वो ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए टी.एस. इलियट कहते हैं कि जो कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा है, इसको अब यदि आपको परखना है तो इसके लिए जो कवि कोई बुक लिखता है तो उसको कोई अदर बुक से आप कंपेयर करिए। ठीक है, यदि आपको कंपेयर करना है तो आप उसकी प्रतिभा के पूर्ववर्ती जो कवि हैं उनसे करिए। जैसे तुलसीदास से कर दीजिए निराला की कविता का। तो इस तरह से आप जो यदि आपको करनी है तुलना, तो वो पहले की जो पूर्व कवि है, मृत कवि जो है, जो कवि है वो उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आलोचना कर दें अभी आधुनिक कवि से। तो इस तरह से आप कर सकते हो तुलना। इलियट मानते हैं कि परंपरा वह रूप है जो अपनी पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार की जो परंपरा है उसको महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसी परंपराओं को हमें महत्व नहीं देनी चाहिए जो पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रह गया, उसे हतोत्साहित हमें करना चाहिए। परंपरा का व्यापक महत्व है। परंपरा के तत्व को आसानी से नहीं पाया जा सकता, अपितु मूल्य को ग्रहण करने के लिए हमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि परंपरा को आप आसानी से ग्रहण कर सकते हो, इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह टी.एस. इलियट का कहना है। परंपरा को समझने के लिए यह जानना होगा कि परंपरा में सबसे पहले इतिहास बोध निहित है। यदि आपको परंपरा को समझना है तो सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि परंपरा मतलब इतिहास बोध, उसमें इतिहास बोध शामिल है। इलियट के ऐसे मानने का अर्थ है कि कवि निश्चय ही अपनी पूर्ववर्ती कविताओं को ध्यान में रखकर ही लिखता है। जैसा कि यदि आप कोई चीज़ आप लिखते हो, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो, कोई जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, आप चीज़ों पर रिसर्च करते हो, जैसे आप संस्कृत पे रिसर्च कर रहे हो, कालिदास पे रिसर्च कर रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप जो सबसे पहले करोगे कि जो 50 जो रिसर्चर्स हैं उनके आप कॉपी को देखोगे, उनके जो कॉपी है उनसे आप ज्ञान अर्जित करोगे कि वो आखिर किस तरह से सोचते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि वो जो होते हैं वो इतिहास का बोध करते हैं। ठीक है, जो पीछे के पूर्व जो कवि हैं उनको अध्ययन करते हैं, तभी वो अपनी जो कविताएं हैं उनको लिख पाते हैं। यह टी.एस. इलियट का कहना है। इलियट मानते हैं कि यह इतिहास बोध उस मान्यता पर निर्भर है जो न केवल अतीत के अस्तित्व बल्कि उसकी उपस्थिति या उसके विद्यमान होने के बराबर महत्व प्रदान करता है।
यह इतिहास बोध ही कवि को अपने परंपरा से जोड़ता है। इसमें कवि अपनी पीढ़ी को ही नहीं अपितु अपनी पूरी परंपरा को ध्यान में रखता है। इसलिए इतिहास बोध ही लेखक और रचनाकार को पारंपरिक बनाता है। जब आप अपनी रचना कर रहे हैं, कोई किताब की यदि आप रचना कर रहे हैं, जैसे निराला जी कोई किताब की रचना कर रही है, तो आप जब रामायण को पढ़ोगे, आप महाभारत को पढ़ोगे, तो इन सब को पढ़ के आप जो रचनाओं करोगे तो आपको यही तो इतिहास बोध हुआ। आपने रामायण पढ़ी और उसके अनुरूप ही उसके भावों को आपने अपनी जो किताब थी उसमें आपने उसको अभिव्यक्त किया। ठीक है, तो ये इतिहास बोध हुआ। तो इसीलिए जो लेखक होता है उसमें पारंपरिक जो रचनाएं होती है वो उसमें परंपराओं का आपको आसानी से देखने को जाएगा। कोई यदि लेखक यदि चीजें को लिखता है, यदि कविता को लिखता है, तो उससे आपको उस युग की जानकारी होगी कि उस जो टाइम चल रहा था, वो जो टाइम पीरियड था, उसमें किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, उस समय क्या क्या चीजें हुआ करती थी उस देश में या फिर उस काल क्षेत्र में, वो सारी आपको किसी बुक को पढ़कर मिल जाएगी। कि उसमें हो ही नहीं सकता कि कोई लेखक उस काल को छोड़कर लिखता चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उस पे उस काल का प्रभाव जरूर पड़ेगा। यही टी.एस. इलियट का कहना है। परंपरा का प्रायः आधुनिकीकरण नहीं है। यदि परंपरा अंधाधुनीकरण हो जाए तो उस परंपरा को ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है, अपितु उसकी तुलना में मतलब उसको उपयुक्त नहीं माना जा सकता। जब अंधानुकरण है, मतलब ऐसी परंपरा जैसे विधवा विवाह नहीं माना जाता, मैं विधवा विवाह नहीं करना है, उसके बाद आप देख लोगे कि सती प्रथा, तो ऐसी परंपराओं को हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी परंपराओं को हमको पीछे छोड़ना होगा। हमें आधुनिकता जो चीजें हैं उनको अपनाना होगा इसके संदर्भ में। ठीक है, परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट ने प्रस्तावित की, किंतु भारतीय परिदृश्य में परंपरा कोई जड़ता नहीं है। ठीक है, भारतीय परिदृश्य में परंपरा कोई जड़ता की वस्तु नहीं है। हिंदी साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी परंपरा को गतिशील प्रक्रिया माना है, जैसा कि टी.एस. इलियट ने माना है कि परंपरा गतिशील प्रक्रिया है जो कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इसमें अभिव्यक्ति होती है। उनके अनुसार परंपरा शब्द का अर्थ है कि एक का दूसरे को तीसरे से दिया जाने वाला जो क्रम है, यही परंपरा है। ये कि कौन क्या कहना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। जीवंत प्रक्रिया है जो अपने परिवेश में संग्रह त्याग की अवधारणा के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी आचार विचारों का बोधक मान लिया जाता है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। यही जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इनका कहना है कि जो परंपरा है ये एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें एक को दूसरे को तीसरे से दिया जाने वाला जो क्रम है, यही परंपरा जीवंत प्रक्रिया है और इसमें इसके परिवेश को संग्रह त्याग की आवश्यकता के अनुरूप निरंतर इसमें क्रियाशीलता आती रहती है। ठीक है, और इसी को कभी कभी गलत ढंग से मान लिया जाता है कि ये तो सिर्फ जो हिस्ट्री है उसके आचार विचार है, तो ऐसा नहीं है। उसी तरह से द्विवेदी कहते हैं कि इनका कथन का अभिप्राय यह हुआ है कि परंपरा एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। इसे प्राचीनता का पर्याय नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि परंपरा मतलब वो प्राचीन व्यक्ति है। परंपरा का यदि कोई निर्वहन कर रहा है तो ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि वो प्राचीन व्यक्ति है। ठीक है, यह जड़ और निष्क्रिय तत्व भी नहीं है, अपितु इसमें एक प्रवाहमान मतलब गतिशीलता होती है। इलियट की परंपरा की अवधारणा इससे भिन्न नहीं है। मतलब जो इलियट मानते हैं वही हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मानना है। जो परंपरा के आलोक में रचनाकार और मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो परंपरा के आलोक में मतलब परंपरा को ध्यान में रखकर हम किस तरह से किसी रचनाकार का मूल्यांकन करेंगे और किस तरह से उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि परंपरा एक सतत प्रक्रिया है, यह एक गतिशील तत्व है। जब हम परंपरा की इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी रचनाकार या कलाकार प्रमाण जो तटस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, कोई भी रचनाकार हो, कोई भी कलाकार हो, वो परंपरा से तटस्थ नहीं रह सकता। जैसा कि कहा भी जाता है कि जो कलाकार होता है वो उन्हीं चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि वो समाज का दर्पण होता है। समाज में जो चीज़ें घटित होती है उन्हीं चीज़ों को वो दिखाता है, तो उससे उस युग का, उस परंपरा का आपको बोध होता है। किसी न किसी रूप में वह परंपरा का परिप्रेक्ष्य में ही रचनात्मक को अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, तो उनका कहना है टी.एस. इलियट का कि परंपरा से आप पृथक नहीं रह सकते हैं, परंपरा आप में आ ही जाएगी। इस दृष्टि से देखें तो किसी भी रचनाकार या सृजक को अपने समकालीन परिवेश के अतिरिक्त अपनी परंपरा और उसके संदर्भों को भी समझना पड़ता है।
कवि या कलाकार अपनी रचनात्मक निमित्ता न केवल उस परंपरा बोध या फिर इतिहास बोध से जुड़कर करता है, अपितु उसका मूल्यांकन भी परंपरा के आलोक में, परंपरा के संदर्भ में ही करता है। जो भी कोई रचनाकार है, कोई सृजक है, कोई लेखक लिखता है, तो वो अपने परिवेश, जो समकालीन परिवेश है, उसका तो ध्यान उसे रखना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके जो परंपराएं हैं, उसके संदर्भ में, उसके संदर्भ को भी उसे समझना होगा। कोई कवि हो, कोई कलाकार हो, उसकी जो रचनाएं हैं वो केवल पारंपरिक बोध और इतिहास बोध, इन सब से उनको जुड़ कर रहना चाहिए, तभी उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो परंपरा का जो संदर्भ है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। यह जो संदर्भ है उसका मूल्यांकन का आधार क्यों हो, ठीक है। मूल्यांकन के प्रतिमान मतलब यदि आप किसी चीज को, कोई बुक है, किसी लेखक है, उसको आप मूल्यांकन करना चाह रहे हो, उसकी रचनाओं का अध्ययन करना चाह रहे हो, उसकी रचनाओं का आलोचना करना चाह रहे हो, तो उसके क्या मानक होने चाहिए, उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों का उत्तर तभी मिल पाएगा जब हम वर्तमान पीढ़ी के साथ ही अतीत के कवियों अर्थात पारंपरिक जो कवियों के साथ विवेच्य कृति की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यदि आप जानना चाहोगे कि कोई कलाकार, कोई जो लेखक है, वो कोई किसी बुक को लिखता है, तो उसकी यदि आप आलोचना करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप उसके जो वर्तमान पीढ़ी के साथ ही उसके जो अतीत के जो लेखक हुए, अतीत के जो पारंपरिक कवि हुए, उनको आपको ज्ञान होना चाहिए और उनके जो बुक्स हैं उनसे आपको इनकी तुलना करनी चाहिए। तभी आप जो उसके बुक है, उस लेखक का जो बुक है, उसको आप बढ़िया तरीके से आप उसका तुलनात्मक अध्ययन, उसका मूल्यांकन कर सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी भी कवि का मूल्यांकन किया जाना है, तो अतीत के कवि के साथ उसका रचनात्मक वैभव, रचनात्मक विशिष्टताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यही चीजें मैंने आपको बताई है। टी.एस. इलियट ने अपने ढंग से इस बात को समझाया है। उनके शब्दों में, किसी भी कवि या किसी भी कला को कोई भी कलाकार केवल अपने स्तर पर सार्थक नहीं होता, उसकी महत्ता और उसकी प्रशंसा जो है वो मृत कवियों और कलाकारों के साथ उसके संबंधों पर निर्धारित होता है। टी.एस. इलियट का कहना है कि कोई भी जो कलाकार है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही लेखक हो, जैसे एक केवल गाने वाला एक ही व्यक्ति हो जाए, केवल एक ही व्यक्ति हो जाए गाने वाला, वो कोई ढिंचक पूजा बोलते थे ना, ढिंचक पूजा हो जाए, तो इसकी तुलना आप कैसे कर सकते हो? अरिजीत सिंह जब रहेगा तभी ना आप इससे तुलना करोगे, तो कहोगे कि ये बकवास गाती है, तब ना अरिजीत सिंह को आप बेस्ट साबित करोगे। तो वो तुलना के लिए जरूरी है कि आप जो पीछे के जो कवि हुए उनकी आलोचना, आपको उनकी जो जानकारी है आपको होनी चाहिए, उनसे ही इसको आलोचना आप कर सकते हो। आप उसका केवल मूल्यांकन नहीं कर सकते हो, आपको मृत कवियों के साथ समानता और असमानता दोनों स्तर पर इनका अध्ययन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे निराला की कविताएं हैं, उसकी अध्ययन के लिए आपको जो तुलसीदास है उसके रामायण को अध्ययन करना पड़ेगा, तो इससे तुलना आपको करनी ही पड़ेगी, मृत कवियों से आपकी तुलना करनी पड़ेगी। यह टी.एस. इलियट का कहना है। इसका अभिप्राय यह है कि एक सौंदर्य सिद्धांत है और केवल ऐतिहासिक आलोचना नहीं है। मतलब इनका अर्थ है कि जो परंपरा है ये एक सौंदर्य सिद्धांत है, यह केवल ऐसा नहीं कह सकता कि परंपरा एक ऐतिहासिक आलोचना है, ठीक है। इलियट की इस व्याख्या के 3 प्रमुख बिंदु हैं। इलियट जो परंपरा की व्याख्या करते हैं उनके 3 प्रमुख बिंदु आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से हटकर, ठीक है, अपनी परंपरा से पृथक होकर वो रचना नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। किसी भी कलाकृति या फिर रचना तथा रचनाकार का मूल्यांकन केवल उस कृति या कृतिकार के स्तर पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। उसकी जो मृत कवि हैं, पहले के जो मृत कवि हैं, उनके साथ उनकी तुलना करी पड़ेगी, तभी आप उनका अध्ययन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि किसी कृति या कृतिकार के मूल्यांकन का आधार केवल प्राचीन अर्थात मृत कवियों, कलाकारों की रचनाओं या कलाकृतियों से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही संभव है, ठीक है। यदि आप किसी कलाकार की तुलना करना चाहते हो, तो उसकी तुलना आपको पीछे के जो मृत कवि हैं उनसे करना होगा, उनके टैलेंट से करना होगा, तभी आप इनकी तुलना वो आसानी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस प्रक्रिया में दोनों की समानताएं और असमानताओं को विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। तो ये 3 पॉइंट है जिनको आपको आलोचना के संदर्भ में ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह टी.एस. इलियट का कहना है। टी.एस. इलियट के द्वारा प्रतिपादित जो परंपरा की इस संकल्पना और परंपरा के आलोक में रचना के मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन को भारतीय संदर्भ में भी एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं तुलसीदास,
तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की यदि मूल्यांकन की बात करें तो हमें निश्चित ही राम कथा के मूल आधार वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से उसकी तुलना करने पर ही उसका समुचित मूल्यांकन कर पाना संभव है। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा दोनों कृतियों की जो समानता है और असमानता है, मतलब साम्य वैषम्य को स्पष्ट करना होगा। उसके द्वारा ही उसका सही मूल्यांकन संभव हो पाएगा। टी.एस. इलियट के अनुसार, सी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है उनके अनुसार, जब हम हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में जब इनकी चर्चा हम करना चाहेंगे, तुलना करना चाहेंगे, तो जैसे आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हो कि यदि हमें तुलसीदास की तुलना, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसकी तुलना यदि हमें करनी है तो इसकी तुलना आप वाल्मीकि के रामायण से करोगे। ठीक है, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है इससे इनकी असमानता, उसके जो समानताएं हैं, उसकी जो असमानताएं हैं, इनसे तुलना करोगे तभी आपको स्पष्ट होगा कि इनका मूल्यांकन जो है वो सही तरीके से आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो तुलना के लिए हमें जो मृत कवि होते हैं, जो पीछे के कवि होते हैं, उनके जो बुक्स हैं उनसे तुलना करनी पड़ती है, ये टी.एस. इलियट का कहना है। इस प्रकार जब मैथिली शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त है, इनके साकेत का मूल्यांकन आपको करना है। उदाहरण स्वरूप यदि आपको मैथिली शरण गुप्त के जो साकेत, उनका जो रचना है, यदि आपको इसका मूल्यांकन करना है तो आपको रामचरितमानस का मूल्यांकन करना होगा। इसकी तुलना फिर किससे करनी पड़ेगी? तो इसकी तुलना जो तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस से करनी होगी, तभी इसका मूल्यांकन आप सही तरीके से कर पाओगे, अन्यथा इसे नहीं कर पाओगे। यह टी.एस. इलियट का कहना है। ठीक है, यदि परंपरा की इस निरंतरता को अन्य रचनाओं और रचनाकारों एवं रचनाओं के आलोक में देखें तो पता चलेगा कि कृति अपनी परंपरा की कितनी प्रासंगिक एवं सार्थक है। ऐसा इसलिए करेंगे, जो पीछे के कवियों को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि वो कितनी प्रासंगिक रचनाएं हैं। जो पीछे के जो रचनाएं लिखी गई उससे वो किस तरह प्रासंगिक और सार्थक है। उदाहरण स्वरूप यदि इसमें निराला की राम की शक्ति पूजा को भी जोड़ लिया जाए तो सभी कृतियों को साम्य वैषम्य के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में रचनाओं का वास्तविक मूल्यांकन संभव हो सकेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परंपरा के संदर्भ में रचना अपनी सार्थकता और गुणवत्ता सिद्ध करती है। यदि आप इसमें निराला के द्वारा जो राम की शक्ति पूजा लिखी गई है, इसकी भी तुलना करनी हो तो आप इसको रामचरितमानस से कर लो, तुलसीदास कृत। तो इन सब में जब आप आपस में चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन करोगे तभी आपको उसकी गुणता का पता चलेगा कि उसमें कितना गुण है। अब आपके पास एक ही पैंट है, एक ही जींस है, तो आप कैसे तब तुलना कर पाओगे कि कौन इसमें बेस्ट है। आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो दुकान में, तो आपका यदि आपको ऑप्शन मिले, यदि आपको 5 फ़ोन मिले, यदि आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो यदि आपको 5 मोबाइल का सैंपल मिले तब ना आप उसको तुलना कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी तुलना कर पाओगे एक लौता, मतलब एक को आप कैसे तुलना कर सकते हो। ठीक है, तो तुलना के लिए आपको जो अधिक वस्तु है उसकी तो आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से साहित्य में भी आपको तुलनाएं करनी है, तो उसके लिए जो मृत कवि हैं उनके साथ उनकी तुलना करनी चाहिए, तभी उसकी गुणवत्ता का आपको पता चलेगा कि जो कवि है उसमें कितना टैलेंट है। अब एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, जैसे गोल्डन पीरियड भी हिंदी साहित्य का बोला जाता है, इसमें रचनात्मक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस कारण से ही इसे गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। ये आप एमसीक्यू के लिए भी याद रख सकते हो। किंतु इस रचनाओं का सरोकार, मतलब लगाव और जुड़ाव जो है वो कहीं न कहीं परंपरा से इतना गहरा जुड़ा है कि उसे अलग थलग करके समझना कठिन हो जाता है। जो भक्ति काल है इसको आप बिना परंपराओं के समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भक्ति काल में सिर्फ भक्ति के बारे में ही चर्चा की गई है। चाहे वो कृष्ण भक्ति हो, चाहे वो राम भक्ति हो, सारी चीज़ें वो भक्ति से ही संबंधित है। जिस कारण से इनकी जो तुलना है वो इसकी परंपराओं के आधार पर करके ही आप इसको समझ सकते हो। यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य की परंपराओं और रचनाकारों का तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो कुछ उपयुक्त प्रासंगिक संदर्भ का उदाहरण हमें आवश्यक मूल्यांकन पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमें सूरदास की रचनाओं का संदर्भ ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बल्लभाचार्य द्वारा जो प्रतिपादित पुष्टि मार्ग है, ये पूछा भी जाता है जीके के प्रश्न में कि बल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया गया था। तो परंपरा में सूरदास जुड़े हैं। सूरदास किस परंपरा से जुड़े हैं? तो वो पुष्टि मार्ग की परंपरा से जुड़े हैं और ये अष्टछाप के कवि हैं। इनके गुरु कौन है? तो ये बल्लभाचार्य हैं। ठीक है, ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं जिसका स्रोत क्या है? तो वो श्रीमद् भगवत गीता है, मतलब भगवत पुराण का 10वां स्कंद है।
जो सूरदास की जितने भी रचनाएं हैं उनका जो स्रोत क्या है, उनका जो ओरिजिन क्या है, तो वो श्रीमद् भागवत मतलब भगवत पुराण है, उसका जो 10वां स्कंद है वहीं से सारी चीजें इन्होंने लिया है। तो यहाँ से प्रभाव ग्रहण किया है, किंतु सूरदास की कल्पना शक्ति और उसकी काव्य प्रतिभा, काव्य शैली की वशिष्ठ, उसकी जो विशिष्टता है वो प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ से कॉपी तो कर लिए हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता है वहां से सूरदास ने इसे कॉपी तो किया ही, लेकिन उसमें जो उनकी प्रतिभा थी, उनकी जो कल्पना शक्ति थी, उनकी जो काव्य प्रतिभा थी, काव्य शैली में उनके जो गुण थे, उनकी जो वैशिष्टता थी, इसके कारण ही उनकी जो रचनाएं हैं वो अभी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉपी ही नहीं किया, इसमें नयापन भी लाया। क्यों ला पाए? क्योंकि उसमें काव्य प्रतिभा थी, उनमें काव्य प्रतिभा थी, वो काव्य के बारे में उनको नॉलेज था, जिस कारण से ही वो ऐसा कर पाए। जब हमें सूर्यदास का मूल्यांकन करना हो, तो यदि आप इस जो सूरदास हैं उनके जो रचनाएं हैं इनका मूल्यांकन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको भागवत पुराण के आलोक को ध्यान में रखकर ही आपको इसको जो तुलना है उसको करनी चाहिए, तभी आप इसकी जो तुलना है वो प्रासंगिक तुलना इसकी कर पाओगे। ये टी.एस. इलियट के सिद्धांत, जो परंपरा सिद्धांत है, इसके अनुसार ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने आपको चीज़ों को आसानी से समझा पा रहा हूँ। इस प्रकार कृष्ण भक्ति की परंपरा में आधुनिक काल में जो रचनाएं लिखी गई, उदाहरण के लिए जैसे अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल। तो हरिऔध किसे कहते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास का यदि आपको मूल्यांकन करना है तो इसके लिए आप सूरदास की जो रचनाशीलता को ध्यान में रखकर ही करोगे। ठीक है, तभी इनकी तुलना आप कर पाओगे कि तो दोनों एक ही टाइप से लिखे गए हैं। जो इसकी जो विषय वस्तु है वो यहीं से ली गई है, सूरदास से ही ली गई है, जिस कारण से यदि आपको अयोध्या से हरिऔध मतलब हरिऔध की जो प्रिय प्रवास की तुलना करनी है, तो इसके लिए आप सूरदास के जो रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखोगे। इनके बीच तुलना से ही आप कोई जो उचित निष्कर्ष है उस पर पहुँच पाओगे। यह सही बात है कि कृति के मूल्यांकन का सर्वोत्तम प्रतिमान, जो सर्वोत्तम स्टैंडर्ड है, वो परंपरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रचना अपनी समकालीन परिदृश्य, काव्य शैली तथा काव्य भाषा का सरोकार को ध्यान में रखकर रचना करता है। यह नहीं है कि वह अपने समकालीन जो परिदृश्य है उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रह ही नहीं सकता। कोई ऐसा टैलेंटेड होते हैं कभी जो सामान्य उस समय की जो समकालीन परिदृश्य है उससे प्रभावित न हो। इसीलिए सिर्फ परंपरा के परिदृश्य में रचना का मूल्यांकन होना चाहिए तथा तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही मूल्यांकन संभव है। यह पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो टी.एस. इलियट के आलोचनाकार हुए, टी.एस. इलियट का जो आलोचना करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि सिर्फ आप परंपरा के आधार पर ही अध्ययन करोगे। तुलनात्मक यदि अध्ययन आपको करना है तो सिर्फ आप परंपरा के आधार पर कर सकते हो, उसके समकालीन युग का ध्यान में रख कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कई सारे जो उदाहरण है वो देखने को मिल जाएंगे जब जो लेखक है वो समकालीन परिदृश्य से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसके बावजूद यह कहना भी उतना उपयुक्त व स्वीकार नहीं होगा कि परंपरा तथा प्राचीन रचनाशीलता को पूर्णतः अस्वीकार करके किसी कवि या रचना का मूल्यांकन संभव है। यह भी संभव नहीं है कि आप बिना परंपरा के बिना भी उसका मूल्यांकन कर सकते हो, यह भी असंभव है। मतलब आपको साम्य बनाना होगा, आपको चीज़ों को इक्वल करके ले चलना होगा। ठीक है, मतलब बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग आपको अपना के चलना होगा, जिसमें आप पारंपरिक चीज़ों को भी लेके चलेंगे और इसमें आधुनिकता को भी लाएंगे। ये टी.एस. इलियट के जो सिद्धांत है उसका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो परंपरा से पूर्णतः अलग होकर मूल्यांकन संभव नहीं है और ना ही परंपरा की पूर्णतः उपेक्षा से हो सकती है। और यह भी सही है कि सिर्फ परंपरा के मूल्यांकन के आधार पर भी यह नहीं हो सकता। मतलब दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक ही चीज़ों से मतलब परंपरा पे खाली आश्रित रहकर इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यदि मूल्यांकन करना हो, यदि किसी लेखक का मूल्यांकन करना हो किसी लेखक को, तो उसके लिए आपको जो परंपरा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो अन्य जो परिदृश्य उसके होते हैं इस पे भी उसकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। इस तरह कहा जा सकता है कि इलियट की जो परंपरा की अवधारणा है तथा कवियों की जो कृतियों के मूल्यांकन के लिए पारंपरिक रचनाशीलता है उसका अपना एक महत्व है ही। ठीक है, वो महत्व है। यहाँ पे संक्षेप में देखेंगे कि टी.एस. इलियट की जो परंपरा और व्यक्तित्व प्रतिभा से संबंधित जो इनकी मान्यताएं हैं इसको किस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं, इनको पॉइंट वाइज हम देख लेंगे। 7-8 पॉइंट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यूरोपियन परंपरा पर विचार करते हुए इलियट ने यह सिद्धांत दिया कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनशीलता नहीं
ही नहीं आलोचनात्मक मानसिकता भी हुआ करती है। उनका कहना है कि जो प्रत्येक जो प्रजाति है, प्रत्येक जो राष्ट्र है, उसको अपने तो सृजनशीलता होती ही है, उसके साथ उसकी अपनी आलोचनात्मक शक्ति भी होती है। ठीक है, किसी भी रचना की महत्व प्रतिष्ठा करते समय प्रायः उसकी व्यक्तिगत विशिष्टताएं, जो इंडिविजुअल उसकी टैलेंट है, खोजकर दिखाना प्रयत्न करती है। उनको आपको इंडिविजुअल टैलेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पूर्णतः कवियों से उसकी भिन्नता, मतलब समानता और असमानता को आपको पहचानने में ही उसकी प्रसन्नता होती है। किंतु यदि हम ठीक से खोजबीन करें तो पाएंगे कि किसी कवि की रचना के श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वथा व्यक्तिगत पक्ष भी वही होता है जिसमें पूर्णतः रचनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ होता है। जाहिर है कि व्यक्तिगत प्रतिभा परंपरा से विच्छिन्नित, मतलब अलग काटकर अलग किया हुआ है, निष्पक्ष या असंबद्ध वस्तु नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो आपको किसी चीज़ की जो तुलना यदि करनी है, किसी कवि के टैलेंट को यदि जानना है, तो इसके लिए आपको जो मृत कवि हैं, पहले के जो कवि हैं, उनसे उनकी तुलना करना चाहिए। इसका यही मतलब है। ठीक है, परंपरा मतलब परंपरा को आपको ध्यान में रखना ही होगा। परंपरा गहरे अर्थों से जुड़े ही कवि अपने व्यक्तिगत जो सामर्थ्य है, इंडिविजुअल टैलेंट है, उसको अधिक प्रभावी रूप से उजागर कर सकता है। हिंदी में तुलसीदास और निराला अच्छे उदाहरण है कि कैसे राम काव्य परंपरा से जुड़कर इन कवियों ने रामचरितमानस और राम की शक्ति पूजा की नूतन, मतलब नई काव्योत्कर्ष को में ढाल दिया। इन कृतियों में व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रस्फुटन में परंपरा बाधक न बनकर सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, तो इसके सबसे बड़े उदाहरण आपको निराला मिलेंगे, तुलसीदास मिलेंगे। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस रची, उसके बाद निराला ने राम की शक्ति पूजा रची। इसमें आपको नयापन दिखेगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत जो प्रतिभा है उसके कारण ही संभव हुआ। और किसके कारण संभव हुआ? तो ये परंपरा के कारण ही संभव हुआ। इसमें परंपरा बाधक नहीं बनी, बाकी उसमें सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, रचना के लिए परंपरा सांस की तरह सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। कुछ भी सोचते, सुनते, पढ़ते समय गुण दोषों का एहसास मानव विवेक स्वयं करता चलता है। अभिव्यक्ति या रचना प्रक्रिया में कभी परंपरा मौन नहीं होता, कभी मुखर, कभी टकराहट संघर्ष की मुद्रा में होती है, कभी विपरीत दिशा में, लेकिन परंपरा का रचनाकार के साथ संघर्ष संवाद बना रहता है। टी.एस. इलियट का कहना है कि जो परंपरा है वो सांस की तरह है, इसमें स्वाभाविक और अनिवार्य नैसर्गिक क्रिया है। ठीक है, ये जो परंपरा है ये स्वाभाविक होती है कि जो कोई भी कवि है वो परंपरा से प्रभावित होगा ही, चाहे वो उनके दोष पे प्रभावित हो, उनके गुण पे प्रभावित हो, या फिर मानव विवेक हो उस पे प्रभावित हो। अभिव्यक्ति का जो रचना की प्रक्रिया में कभी परंपरा मौन रहती है, कभी आप परंपराओं को मौन कर सकते हो, कभी उसमें मुखर हो सकते हो, कभी जो परंपरा के बीच आपकी टकराहट होगी उससे आप जो परंपरा है उससे आप मतलब सहमति नहीं जता पाओगे। ठीक है, कभी आप उसके विपरीत दिशा में चले जाओगे, लेकिन परंपरा से आप प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, उसका जो संघर्ष संवाद बरकरार रहता ही है, ये टी.एस. इलियट का कहना है। परंपरा के प्रति गहरे लगाव का अर्थ जो हठ धर्म, मतलब जिद, या अंधानुकरण, मतलब अंधानुकरण नहीं है, मतलब जो आंख मूंद कर उसे मान लेना नहीं है। ठीक है, अंधानुकरण से मौलिकता नष्ट होती है और परंपरा की व्यापक जो अर्थ की संपन्नता जो है वो सृजन करने की नवीनता मौलिकता में ही प्रतिफल होती है। तो इलियट ने जोर देकर कहा है कि परंपरा है उसको दाय, मतलब उत्तराधिकारी से प्राप्त या विरासत के रूप में नहीं मान किया जा सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए आपको कठोर अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है, कठोर श्रम करने की आवश्यकता है। यह टी.एस. इलियट का कहना है। आगे कहते हैं कि परंपरा का अर्थ आखिर है क्या? तो परंपरा का अर्थ है कि हिस्टोरिकल सेंस, जो ऐतिहासिक बोध है वो कवि की ऐतिहासिक बोध होने चाहिए। ऐतिहासिक बोध का तात्पर्य है कि अतीत का ही नहीं अपितु उसकी वर्तमानता का भी अनुभव कवि तक जो कविकार है उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इतिहास बोध अपनी पीढ़ी से रचना कर्म को ध्यान में रखकर लिखना नहीं है, बल्कि उसमें होमर, वर्जिल से लेकर पूरे यूरोप का साहित्य, साथ ही अपने देश के समग्र साहित्य दोनों का अस्तित्व हुआ करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतिहास बोध लेखन का मतलब है कि आप सीधे जो प्राचीन चीजें हैं उनको लिख दो।
ऐसा नहीं है, इसमें आप होमर से लेकर जो रचनाकार हुए हैं यूरोप के, होमर वर्जिस से लेकर पूरे यूरोप के जो साहित्य है, साथ ही आप जिस देश से संदर्भित हो उसके जो प्राचीन साहित्य हैं, इन दोनों को यदि आप अस्तित्व में लेकर लिखते हो तभी आपकी जो रचनाएं हैं वो सही हो पाएंगी। जैसे हिंदी में ऐसे ही परंपराएं अर्जित करने का जो परिश्रम है वो जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय करते हैं। इनके जो सृजन कर्म में दिखाई देता है। इलियट यदि अपने सृजन में अपने पुरखों होमर आदि को बोल पाते हैं तो प्रसाद जी सृजन में अपने वैदिक ऋषियों की वाणी को जो अनुगूंजन करवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आगे जो टीएस इलियट है वो कहते हैं कि होमर, वर्जिल, इन सब की रचनाओं को आप लाने का प्रयास करते हैं टीएस इलियट, उसी तरह से जो जयशंकर प्रसाद है वो अपनी जो वैदिक ऋषियों की जो वाणी है उनको लाने का प्रयास करते हैं अपने रचनाओं में। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कवि आलोचक अज्ञेय को टीएस इलियट के निबंध जो है वो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उनका उन्होंने अनुवाद किया रूढ़ी और मौलिकता के नाम से। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, मूल में अपनी जो परंपराओं के रूढ़ की बासीपन की मौलिकता का ग्रहण करने की समस्या थी, उसे रचनात्मक अनुभूति के स्तर पर जीवंत परंपरा के रूप में आत्मसात करने की समस्या थी। जब जो अज्ञेय हैं वो टीएस इलियट के जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट से रूढ़ी और मौलिकता के नाम से जब उन्होंने रचनाएं की तो इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही थी वो समस्या थी कि जीवंत रूप से आत्मसात जो करना था परंपरा को, वो उन्हें ग्रहण करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। संक्षेप जो टीएस इलियट का मानना है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टीएस इलियट का मानना है कि परंपरा कोई मृत वस्तु नहीं है जो मृत, निरर्थक और परंपरा की संज्ञा देने में ठीक नहीं है इसका होगा। ठीक है, परंपरा जो है वो एक मृत वस्तु नहीं है, परंपरा एक सातत्य है, निरंतर है, ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये अविरल प्रवाह है जो अतीत के साहित्यिक संस्कृति विरासत से प्राप्त अथवा धरोहर या विरासत के उत्मान से वर्तमान को संपन्न और सार्थक बनाती है तथा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब जो परंपरा है वो पास्ट से लेकर फ्यूचर तक रहती है। ठीक है, यही इनका कहने का मतलब है। इस दृष्टि से परंपरा का विस्तार देश के जो काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सारे कालों में ये रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरा के संदर्भ में विशेष बात किसी भी कवि या कलाकार की अर्थवता, मतलब अर्थ की संपन्नता केवल अपने आप अकेलेपन से नहीं हो सकती। ये कई बार मैंने ये पॉइंट बताए हैं। उसकी अर्थवत्ता, उसकी जो प्रशंसा दिवंगत या पूर्ववर्ती जो कवि हैं, मृत कवि हैं, उनसे तुलना कर ही उसको कर सकते हैं। उसका अकेलेपन में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास 4 फोन हो तभी आप एक दूसरे से इनकी तुलना कर सकते हो, अकेले उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। यही टीएस इलियट का कहना है। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जब किसी नई कलाकृति की रचना होती है तो उसके साथ पूर्ववर्ती जो पहले की जो सभी कृतियों को थोड़ा बहुत तालमेल आपको बैठाना अनिवार्य होता है, एडजस्टमेंट बैठाना अनिवार्य होता है। नवीन कृति के आविर्भाव से पूर्व विद्यमान जो कलाकृतियां होती हैं उसके लिए एक स्थिर व्यवस्था होती है जो नवीन कृति के आने से कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो प्राचीन की चीजें होती है वो नई चीजें आने से कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है। ये टीएस इलियट का कहना है। नई कृति पुरानी कृतियों को अपनी जगह से ढकेल कर अपने लिए जगह बनाती है। ठीक है, नई जो कृतियां होती है वो पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं होती है, रूढ़ी, ठीक है, मैं यहाँ रूढ़ी शब्द बोल रहा हूँ ना कि परंपरा। ठीक है, तो रूढ़ी जो है वो निगेटिव शब्द है और परंपरा जो है वो पॉजिटिव शब्द है। तो उनको हटा देती है और साम्य वैषम्य जो उसमें असमानता होती है, उसमें जो समानताएं होती है, साम्य वैषम्य के निर्धारण में किसी कृति का महत्व बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। जब आप समानताएं करते हो किसी की प्राचीन जो चीज़ें हैं, प्राचीन जो जैसे आप फिर से वही उदाहरण 4 फोन वाला लो, तो 4 मैंने फ़ोन लिया तो इसमें इसकी जो यदि तुलना आप करते जाओगे तो किसी का महत्व बढ़ जाएगा। जैसे किसी में 8 GB रैम हो तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी में 4 GB रैम हो तो उसका महत्व कम जाएगा। तो इसी तरह से किसी का जो महत्व घट जाता है और किसी का महत्व बढ़ जाता है जब आप तुलनात्मक इसका अध्ययन करते हो। तो अतीत को वर्तमान से उसी प्रकार परिवर्तित होना चाहिए जिस प्रकार वर्तमान अतीत से नियंत्रित और दिशा निर्देशित होता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे
कि जो अतीत को वर्तमान से उसी प्रकार परिवर्तित होना चाहिए जिस प्रकार वर्तमान अतीत से नियंत्रित अथवा दिशा निर्देशित होता रहता है। यह आप याद रखोगे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि कवि को अतीत या परंपरा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, किंतु उसका ज्ञान इतना भारी न पड़े कि कवि की चेतना को आक्रांत कर ले। परंपरा का ज्ञान इतना भारी ना हो जाए कि वो परंपरावादी ही कहा जाए, ठीक है। वो सती प्रथा को सही मानने लगे, वो विधवा जो पुनर्विवाह निषेध है इसको सही मानने लगे। तो परंपरा का ज्ञान भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रायः बहुत बार अतिशय अतीत ज्ञान बोझ से काव्य जो होता है वो उसकी जो पोएटिक जो सेंसिबिलिटी होती है वो निर्जीवित हो जाती है, निर्जीव बन जाती है। तो उसका जो प्रभावहीन होकर बिखर जाती है, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह पाता। तो परंपरा का ज्ञान हमें उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ना कि यदि आप उससे प्रभावित हो जाते हैं आपकी वो चेतनाओं को खत्म कर देगा और जिसके कारण से आपकी जो कलाकृतियां हैं, आपकी जो रचनाएं हैं वो अप्रासंगिक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप पारंपरिक हो जाओगे। पारंपरिक कहने का मतलब आप रूढ़िवादी हो जाओगे। तो कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करते रहना जरूरी है और उसे आजीवित विकसित करते रहना चाहिए, ठीक है। यह टी.एस. इलियट का कहना है। कलाकार की प्रगति सतत आत्म बलिदान जो सेल्फ सेक्रीफाइस है उसमें ही है, व्यक्ति के सतत आत्मसमर्पण में ही है, ठीक है। जो कवि है उसमें आत्मसमर्पण होना चाहिए, उसका सेल्फ सेक्रीफाइस होना चाहिए। व्यक्ति का जो इस निर्व्यक्तिकरण जो होता है, निर्व्यक्तिकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सकती है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा निर्व्यक्तिकरण जो सिद्धांत है टी.एस. इलियट का उससे ही संबंधित होगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में जो टी.एस. इलियट का परंपरा की अवधारणा है, परंपरा का जो सिद्धांत है उसको हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको जो हमारे कुछ प्लेलिस्ट हैं उनको आपको चेक कर लेने चाहिए, जिससे आपको जो कई सारे इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेंगी। तो यही था पूरा वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो है वो टी.एस. इलियट का ही जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है वो रहेगा, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।